हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ 62 क्वेश्चन। और इसके पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था पहला वीडियो में 1 से लेकर 61 तक का, है ना। तो देखिए 62 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, जबकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। गोलों के केंद्रों से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। तो स्टूडेंट देखिए, डायरेक्ट हम यहाँ से अगर हम E1/E2 निकालते हैं, देखिए ये आपका E1 है, ये आपका E2 है ना। तो फार्मूला देखिए क्या होता है, E1 बराबर होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R², है ना। तो 1/4πε0 का अगर बात करेंगे पहला के लिए, देखिए पहला चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम का, और इसका डिस्टेंस देखिए 10 सेंटीमीटर दूरी पर पूछ रहा है, तो हमको इससे मतलब है ना। तो ये हो जाएगा 9 गुना 10⁻9 गुना, है ना। फार्मूला होता है Q/R², है ना। 1/4πε0 इंटू Q/R²। क्यू का मान देखिए यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 गुना 10⁻⁻6 लेंगे, है ना। और R² के जगह पे हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर है, तो 0.01 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे अगर E2 का बात करेंगे तो 9 गुना 10⁻9 गुना, देखिए E2 का में आपका 5 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हुआ है, तो 5 गुना 10⁻⁻6 हो जाएगा। और बाई डिस्टेंस इसका भी वही होगा 10 सेंटीमीटर, तो 0.01 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से हम बिल्कुल सिंपल था, फार्मूला पुटिंग था। तो हम लोगों ने डायरेक्ट, देखिए इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं, है ना। थोड़ा सा अगर आप डायरेक्ट चाहिएगा तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम अगर बात करेंगे E1/E2 का, तो देखिए E1/E2 का मान पूछ रहा है कितना आएगा, दोनों का अनुपात पूछ रहा था। देखिए यहाँ से 9 × 9 दोनों में कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, 0.01 का होल स्क्वायर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, है ना। और देखिए 10⁻⁻6 भी दोनों में कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका बचेगा 2/5। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा E1/E2 बराबर 2:5। तो बिल्कुल सिंपल था ये, ज़्यादा टफ नहीं था, है ना। थोड़ा सा सॉल्यूशन करना था, फार्मूला पुट करना था यहाँ पे। विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/R², और यहाँ R का मान दोनों में 10 सेंटीमीटर लेना है। तो ये आपसे बिल्कुल ईजिली बन जाएगा, आप भी ट्राई कर सकते हो घर पे। तो चलिए हम बात करते हैं 63 क्वेश्चन का, है ना। कहता है कि 2 प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल A है, D दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी है, उन पर क्रमशः आवेश +Q -Q है, तो प्लेट के स्थान में विद्युत क्षेत्र क्या होगा। देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कहता है कि 2 प्लेट है ना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, देखना है, ध्यान देना है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे आपका 2 प्लेट है, ये मान लेते हैं कि हमारा पहला प्लेट है, ये हमारा दूसरा प्लेट है ना। एक पे आवेश +Q है और दूसरा पे आवेश -Q है। तो अगर प्लेटों के बीच का बात करेगा, देखिए प्लेट का बीच यही हो गया, प्लेट का बीच देखिए, मान लो ये पहला प्लेट है, ये हमारा दूसरा प्लेट है। तो देखिए प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र इस तरह से हम निकालेंगे, E1 पहला और दूसरा आपका हो जाएगा E2, है ना। तो नेट विद्युत क्षेत्र अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो E नेट बराबर हो जाएगा E1 + E2, है ना। ध्यान दीजिएगा E1 प्लस, तो E1 का फार्मूला हमको पता है σ/2ε0 और +σ/2ε0 होता है। एक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र का यही फार्मूला होता है, σ/2ε0, है ना। तो देखिए 2ε0 अगर यहाँ से LCM लेंगे तो आपका हो जाएगा सिग्मा + सिग्मा, यानी यहाँ बचेगा 2σ/2ε0, है ना। तो देखिए यहाँ से इसको अगर हम देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 प्लेट यहाँ पे था, एक पॉजिटिव प्लेट था, एक नेगेटिव प्लेट था, एक पे आपका -4 था, दूसरा पे पॉजिटिव चार्ज था। तो यहाँ पे देखिए पहला प्लेट है, दूसरा प्लेट है। तो चूँकि ये पॉजिटिव प्लेट था, है ना, ये आपका देखिए वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो पॉजिटिव प्लेट रहने के कारण देखिए यहाँ से जो है इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल किया। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पहला E1 हो जाएगा, रिपेल करेगा। और नेगेटिव प्लेट रहने के चलते जो है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। तो यानी विद्युत क्षेत्र दोनों के बीच का अगर बात करेंगे, दोनों प्लेट के बीच का, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होने के कारण जो है दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का σ/2ε0। तो यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिए 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसे हम इरेज करते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हो जाएगा E नेट =
सिग्मा, देखिए सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई एरिया, यहाँ पे एरिया दिया हुआ था है ना, इंटू एप्सिलॉन नॉट, चूँकि सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई एरिया है ना। तो जिसके चलते हमारा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आंसर आ जाएगा हमारा, ये देखिए आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट किस में है, ऑप्शन देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए ऑप्शन पहला क्वेश्चन में ही हमारा था, देखिए थोड़ा सा पहला में ही हमारा था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा है ना। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 63 का ए हो जाएगा। अब आते हैं 64 पे स्टूडेंट्स। 64 क्या कहता है, आर त्रिज्या और ए लंबाई का एक बेलन ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि बेलन के अक्ष विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो बेलन के पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स होगा। तो फ्रेंड्स ये इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीक़ा से बना सकते हैं है ना, बिल्कुल ईजी है। देखिए थोड़ा सा करेंगे क्या, हम देखिए सबसे पहला तरीका है ये, देखिए पहला तरीका है कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक बेलन है, ये देखिए हमारा एक बेलन है ना, और ये आपका बेलन जो है विद्युत क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, और इस प्रकार से रखा है कि बेलन का अक्ष विद्युत क्षेत्र के समांतर, देखिए इस तरह से है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। तो देखिए पहला बात तो इसमें है कि जितना लाइन्स जो है, देखिए ये आपका इसमें दो सरफेस है, देखिए ये आपका सरफेस है बेलन का, तो जितना लाइन्स इसमें प्रवेश कर रहा है उतना लाइन्स निकल रहा है ना। चूँकि आपका जो बेलन का अक्ष है विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो जितना लाइन्स इसमें देखिए बेलन के एक्सिस या इसमें आपका जितना लाइन्स प्रवेश कर रहा है उतना ही लाइन्स निकल रहा है ना। तो अगर किसी सरफेस में जितना लाइन्स पास करता है उतना लाइन्स अगर निकलता है तो हम कहते हैं कि नेट फ्लक्स जीरो हो जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। और देखिए अगला तरीका क्या है स्टूडेंट, समझिएगा थोड़ा सा, ये आपका सेकेंड तरीका है, वो तो पहला तरीका था कि कुल लाइन जितना प्रवेश उतना निकल रहा था। और देखिए दूसरा क्या है, देखिए बात करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर हम बात करते हैं ये आपका बेलन है ना, तो अगर हम बात करते हैं तो इस सरफेस के लॉन्ग हमारा फ्लक्स होगा, इस सरफेस के लॉन्ग है ना। तो इस फॉर्मूला का लगाते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई एस कॉस थीटा है ना, ई डॉट एस होता है। देखिए तो फाई1 अगर हम बात करते हैं इस सरफेस के लिए तो फाई1 बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डी एस वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में होगा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे डी एस वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका अगर इसको हम तोड़ते हैं तो फार्मूला हो जाता है ई एस कॉस थीटा होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर होता है, तो आपका देखिए ये आपका हो जाएगा ई इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डी एस का डायरेक्शन इधर है ना। सतह के परपेंडिकुलर होता है बाहर की ओर, डी एस मतलब आपका डी एस हो गया सतह का क्षेत्रफल हो गया है ना, क्षेत्रफल सदिश उसको बोलते हैं। तो डी एस का डायरेक्शन देखिए सतह, इस सतह के लिए आपका जो है बाहर की ओर इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस ई इंटू एस है ना। अगर बात करते हैं तो माइनस ई इंटू, देखिए ये बेलन का त्रिज्या आर है तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है ना, सॉरी 4 पाई नहीं, पाई आर स्क्वायर होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। ये आपका पहला पृष्ठ का हो गया। उसी तरह से अगर हम इसका निकालेंगे, देखिए इसके लिए अगर हम फ्लक्स निकालेंगे इस पृष्ठ के लिए फाई2 अगर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे फाई2 बराबर हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा ई एस कॉस थीटा हो जाएगा, तो ई एस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर है ना, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो अगर हम टोटल फ्लक्स अगर हम निकालते हैं, इसलिए फाई टोटल बराबर हो जाएगा, फाई टोटल बराबर हो जाएगा फाई1 प्लस फाई2, तो फाई1 देखिए माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर है, देखिए ये फाई1 आपका यहाँ से निकल गया था, ये हमारा फाई1 है ना, ये देखिए फाई1 है, और फाई2 आपका है ई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर कोई बेलन विद्युत क्षेत्र के समांतर है ना रखा हुआ, तो बेलन के पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स आपका 0 होगा। दो कंडीशन में हम यहाँ समझ चुके हैं, पहला कंडीशन भी बता दिए थे, दूसरा भी बता दिए है ना। पहला तो था कि जितना लाइन्स पास करता है उस सतह में
उतना ही लाइन्स निकलता है, जिसके चलते फ्लक्स शून्य हो गया। दूसरा देखिए, एक सतह का फ्लक्स निकाल लेंगे, इस दूसरा सतह का फ्लक्स निकाल लेंगे, है ना। तो इसमें डी एस का डायरेक्शन इधर होगा। देखिए इसमें अगर डी एस का बात करेंगे तो इसमें डी एस का डायरेक्शन देखिए इधर होगा, है ना। तो अब दोनों के लिए अगर निकालेंगे तो एक प्लस एक माइनस आ जाएगा फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ इसके चलते जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा 0। तो अब हम बात करते हैं 65 क्वेश्चन का बात करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। 65 क्या कहता है, अब देखिए इधर कि आपका धातु का बना एक ठोस गोला एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। चित्र में दिखाई गई रेखाओं में सही बल रेखा कौन है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि किसी भी अगर बात करते हैं चालक गोला का, तो चालक गोला के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है ना। चालक गोला के भीतर विद्युत क्षेत्र का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर आपका ये आपका एक समविभव पृष्ठ की भांति, ये आपका एक समविभव पृष्ठ की भांति है ना। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये जो आपका देख रहे हैं ये समविभव पृष्ठ की भांति है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको यहाँ पे कह रहा है कि लाइंस कौन होगा, यहाँ पे सही बल रेखा कौन है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो लाइंस है, हम जानते हैं समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर होता है। तो समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर की बात अगर करेंगे तो ये आपका डी जो है समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर है ना। ये आपका तीनों लाइंस नहीं होगा। चित्र में दिखाई गई बल रेखाओं में से सही बल रेखा कौन है। तो स्टूडेंट्स सही बल रेखा यहाँ पे आपका हो जाएगा चौथा हो जाएगा सही बल रेखा स्टूडेंट्स, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो परपेंडिकुलर जाता है या तो परपेंडिकुलर निकलता है। तो चलिए बात करते हैं 66 का। 66 में कहता है स्टूडेंट्स कि 0.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे प्रोटॉन का विद्युतीय क्षेत्र का परिमाण की गणना करें। 0.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर प्रोटॉन रखा हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², है ना। तो इसी फार्मूला पे इसे तोड़ना है। देखिए एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर हम जानते हैं 10 के पावर -10 मीटर होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 9 × 10⁹ हो जाएगा। Q का मान प्रोटॉन का है, वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1.6 इंटू, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। प्रोटॉन का वैल्यू होता है -19 और बाई r² की जगह हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटाते हैं एक बार, पता नहीं चल रहा है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ये यहाँ पे आपका हो जाएगा E = 9 × 10⁻⁹ इंटू देखिए Q का मान प्रोटॉन का, यहाँ पे प्रोटॉन रखा हुआ है तो प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम है ना। देखिए यह गुना का साइन है, ये गुना का साइन है। तो एंगस्ट्रॉम आपका है 0.5 एंगस्ट्रॉम 0.5 × 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज फार्मूला होता है r², है ना। तो इसको आप अगर कैलकुलेशन करते हो, देखिए इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए ये कितना आता है। कैलकुलेशन करने के बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9 × 1.6, है ना। 9 × 1.6 और इंटू हो जाएगा ये, ध्यान दीजिएगा 10 के पावर -19 में से आपका 9 जाएगा तो -10 बच जाएगा, है ना। यहाँ पे जुड़ जाता है पावर और बाई हो जाएगा ये 0.5 × 0.5 इंटू 10 के पावर -10 का होल स्क्वायर है तो 10 के पावर ये हो जाएगा -20, है ना। तो इससे कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम फिर से इरेज कर रहे हैं, है ना। इतना आप नोट कर लीजिए एक बार, उसके बाद इसको आगे बढ़ाइए। देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या होगा, है ना। ये आपका E का मान निकल रहा है तो E = हो जाएगा आपका 9 इंटू, देखिए यहाँ से पॉइंट अगर हटाते हैं तो ऊपर जाके आपका 10 के पावर 2 पावर बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9 × 1.6 का वैल्यू देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स कितना आता है। देखिए 9 × 1.6 का अगर हम बात करते हैं, 9 × 1.6 तो स्टूडेंट्स ये आता है 14.4 आता है ना। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 14.4 और 14.4 ऊपर में आ जाएगा, है ना। 14.4
4 इंटू अगर पावर का बात करते हैं तो -10 में आपका -10 में से 2 चला जाएगा तो -8 बचेगा, और नीचे से आपका 20 जाएगा, तो 10 के पावर 12 यहाँ पे हो जाएगा। -8 और 20 को जोड़ेंगे, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा एक बार, बाई 25 हो जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं कितना आता है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपका अगर लिख सकते हैं या E = हो जाएगा 144/25 गुना 10 के पावर 11। यहाँ से अगर हम एक पैचा, ये आपका 14.4 था स्टूडेंट्स, तो 14.4 में से अगर हम मान लो यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो ये यहाँ से एक पैचा लेंगे तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। हम देखिए यहाँ से एक पैचा लेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो 10 के पावर 11 बचेगा। और 144 में अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना आता है, 144/25, तो ये 5.76 आता है स्टूडेंट्स, है ना। 5.76 गुना 10 के पावर 11 न्यूटन पर कूलम आपका इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखिए 144 में 25 से भागा दीजिए तो आता है 5.76 गुना 10 के पावर 11 है आपका, है ना। तो यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं, ये आंसर आएगा, न्यूटन पर कूलम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप कैलकुलेशन जानते हो, अगर कैलकुलेट करना जानते हो तो बिल्कुल ईजिली बन जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना। तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं अब 67 का। इसके बाद सारा न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं है। 67 देखिए क्या कहता है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, है ना, आप इतना नोट कर लीजिए एक बार। 67 में कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निरक्षीय स्थिति के लिए होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का व्यंजक हम पढ़े हैं निरक्षीय स्थिति के लिए, 1/4πε0 P/d² + L² का पावर 3/2, है ना। ये बिल्कुल सिंपल रिलेशन है, ये फार्मूला है। अक्षीय रेखा के लिए होता है 1/4πε0, है ना, 2p/d² - L² का होल स्क्वायर। तो आप इस रिलेशन को आप प्रूव किए थे, आप देख सकते हो, है ना। यहाँ से आ जाएगा किसी विद्युत ध्रुव के अक्ष तथा लंबवत विद्युत क्षेत्र का अनुपात होगा। देखिए अक्ष, ये भी बिल्कुल आसान है स्टूडेंट्स। अक्ष पर के जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है, देखिए ई एक्सिस जो होता है तो ये होता है k इंटू यानी 1/4πε0 k का मान होता है, और ये होता है आपका 2p/r3, है ना। और अगर इक्वेटोरियल का बात करते हैं निरक्ष पर का, तो k इंटू p/r3, है ना। ये इसको हम लंबवत भी बोलते हैं, लंबवत समद्विभाजक भी कहते हैं। तो अगर दोनों को अनुपात करेंगे तो देखिए दोनों को हम ई एक्सिस बाटा ई इक्वेटर करते हैं। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ई एक्सिस बाई ई इक्वेटर अगर आप करते हो तो इसका आंसर आ जाएगा k इंटू 2p/r3 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा k इंटू p/r3। देखिए यहाँ से बहुत सारा टर्म कट जाएगा, r3 कट जाएगा, p से p कट जाएगा, यानी बचेगा 2:1। तो ये हम पहले भी बना चुके हैं इस क्वेश्चन को, है ना। यानी 68 का आंसर आएगा 2:1। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं, 2:1 इसका आंसर आएगा, है ना। इसका आंसर हो जाए, देखिए इसको अगर हम पहले इतना आप नोट्स कर लीजिए, है ना। ये फार्मूला होता है, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए आप कैसे करना है ना। हम जानते हैं कि आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि ई एक्सिस बराबर इतना होता है, ई इक्वेटर बराबर इतना होता है ना। इक्वेटोरियल के लिए इतना फार्मूला होता है, इसलिए ई एक्सिस बाई ई इक्वेटर बराबर इतना बाई इतना, है ना। कट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर सकते हो। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। चलिए हम बात करते हैं 69 का। स्टूडेंट 69 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 69 भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। कि विद्युत क्षेत्र ई और भी के बीच क्या संबंध होता है। तो फिर हम पढ़े थे विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच संबंध हम पढ़े थे, ई = -dv/dx, है ना। बिल्कुल सिंपल है, आसान है। तो स्टूडेंट्स हम इसके बाद 70 क्वेश्चन डील करने वाले हैं। देखिए 70 क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्लेटों के बीच विभवांतर दिया हुआ है और उनके बीच का दूरी पता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले ई बराबर फार्मूला लगाते हैं dv/dx, है ना। तो यहाँ से देखिए dv का मान दिया हुआ है 10 के पावर 5 और बाई dx का मान है 4 गुना 10 के पावर -3। कैलकुलेट कीजिएगा इसे, तो 5 3 8 हो जाएगा ऊपर में पावर, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 3 8 पावर हो जाएगा ऊपर में। तो इसको लिख सकते हैं 10/4 इंटू 10 के पावर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए 1/4 लिखते हैं स्टूडेंट्स, 1/4 इंटू 10 के पावर
8 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया है ना। हमको निकालना था कि इन प्लेटों के बीच स्थित 1 इलेक्ट्रॉन पर बल कितना है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन पर बल निकालना स्टूडेंट्स, 1 इलेक्ट्रॉन पर बल निकालना है। तो स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन पर जो बल होता है फार्मूला, तो ए बराबर क्यू ई होता है स्टूडेंट्स, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे बल है तो यानी यहाँ पे ई इंटू ई हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मान तो हमको पता है स्टूडेंट्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना ई का मान देखिए हम यहाँ से निकाल चुके हैं इतना, है ना। ई का मान आया था तो 1/4 इंटू 10⁻8 ये आपका -19 होता है पावर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। पहले आप इतना नोट्स कर देखिए, ई बराबर होता है dV/dx, इस फार्मूला पे बनाइए। तो dV का मान 10⁻5 है और dx का मान 4 × 10⁻−3 है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 × 10⁸। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर बल पूछ रहा है स्टूडेंट्स, तो फार्मूला होता है ए बराबर क्यू ई, एंड देखिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्यू की जगह ई हो जाएगा, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन को ई बोलते हैं, और इंटू ई हो जाएगा। तो ई का मान यहाँ देखिए स्टूडेंट्स पता है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा सामने लिखते हैं। देखिए ई का मान हमको पता है 1.6 10⁻−19 गुना ई का कैपिटल ई का मान देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इतना आया था 1.4 10⁸, है ना। इसको अब कैलकुलेशन करना है। देखिए थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा 1.6 इंटू 10⁻19 में 8 जाएगा तो बच जाएगा 10⁻11 बचेगा स्टूडेंट्स। चलिए, है ना, 11 बचेगा और बाई 4 से डिवाइड होगा यहाँ पे, है ना। अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, तो 4 चौके 16 कट जाएगा और ये पावर 1 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 4 × 10⁻−12 स्टूडेंट्स न्यूटन में आंसर आएगा, है ना। तो बिल्कुल सिंपल था ये, 70 का आंसर डी आएगा, है ना। आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसे बिल्कुल आसान है। अब कह रहा है 71 में क्या कहता है स्टूडेंट्स, देखिए 71 को यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, है ना। आप जो भी बताते हैं एक बार आप नोट्स करते जा सकते हैं, इसे एक बार बनाइए घर में, है ना, तो कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए हम बात करते हैं 71 का। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला टॉर्क का अधिकतम मान होता है जब द्विध्रुव का अक्ष विद्युत क्षेत्र के, देखिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है P sin थीटा, है ना। तो sin थीटा का मान अधिकतम कब होता है, जब थीटा का मान होता है 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका हो जाएगा लंबवत, 71 का लंबवत हो जाएगा, है ना। 72 का देखिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत की किसी ऊर्जा का मान महत्तम होगा जब द्विध्रुव एवं विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका देखिए फार्मूला होता है P cos थीटा, है ना। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है P cos थीटा। तो P cos थीटा होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझ सकते हैं cos थीटा का मान यानी यहाँ पे अब 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बात करते हैं अगर 23 का, P आघूर्ण वाला एक विद्युत ध्रुव E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा। स्टूडेंट P × E होता है। देखिए ये अगर कोई विद्युत क्षेत्र में हम किसी विद्युत ध्रुव को रखते हैं, देखिए ये मान लो हमारा विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर अगर हम कोई विद्युत ध्रुव रखते हैं तो इस पर टॉर्क फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ध्यान दिए थोड़ा सा, ये होता है टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा, है ना। और इसी को हम बोलते हैं P × E। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, आसान है आंसर। अब देखिए 74 में, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित होता है। अगर कोई पृष्ठ घिरा हुआ है, विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है, तो विद्युत फ्लक्स जो होता है भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है ना। चूँकि हम पढ़े हैं फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर Q/ε0, तो यानी जो है आपका 1/ε0 गुना होता है चार्ज का, तो यानी आपका हो जाएगा ये 74 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 75 में आते हैं स्टूडेंट्स, 75 क्या कहता है। देखिए 75 क्या कहता है, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन एक बार क्या कहता है। एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर Q आवेश रखा है, घन के एक तल से निर्गत, है ना, घन के एक तल से निर्गत क्या कह रहा है, घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। स्टूडेंट्स एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स कर रहा है। देखिए अगर हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है Q/ε0 स्टूडेंट्स, तो एक तल से कह रहा है तो Q/6ε0 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सिंपल है।
अब देखिए किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाला था इसे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स φ1 और φ2 है, तो पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश क्या हो। मान लो कि स्टूडेंट्स ये हमारा बंद पृष्ठ है, तो यहाँ से कुछ प्रवेश कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, प्रवेश करने वाला मान लो φ1 होता है, इसको माइनस में लेते हैं, और निकलने वाला होता है φ2, ये आपका पॉजिटिव होता है ना। तो ये आपका नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये आपका नेगेटिव है ना। तो अगर हम फ्लक्स का बात करते हैं इसका नेट फ्लक्स का, तो φ2 माइनस φ1 हो जाएगा, है ना। नेट फ्लक्स इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1। देखिए आपका नेट फ्लक्स बराबर हो जाएगा φ2 माइनस φ1। इसलिए तो चार्ज पूछ रहा है ना स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे नेट फ्लक्स निकल गया φ2 माइनस φ1, है ना। तो चार्ज पूछ रहा है, परिबद्ध आवेश फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, चूँकि फाई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, तो फाई यहाँ पे नेट हो जाएगा, है ना। तो नेट का तो वैल्यू पता है φ2 माइनस φ1 और बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, इसलिए तो यहाँ से क्यू बराबर हो जाएगा φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा आंसर है। देखिए स्टूडेंट फिर से समझते हैं इसे। मान लो कि यह कोई आपका बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाला फ्लक्स φ1 है, नेगेटिव हो जाएगा, और निकलने वाला फ्लक्स φ2 है, पॉजिटिव हो जाएगा। नेट फ्लक्स निकालेंगे φ2 माइनस φ1 हो जाएगा, पृष्ठ के अंदर का नेट फ्लक्स हो जाएगा, देखिए इसके अंदर का, है ना। तो अगर हम बात करेंगे फार्मूला, देखिए यहाँ पे फाई नेट बराबर फार्मूला होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखिए नेट फ्लक्स तो φ2 माइनस φ1 निकाला हुआ है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू का मान निकालना है, चार्ज का मान निकालना है, परिबद्ध आवेश का मान निकालना है, तो φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आप इजीली समझ सकते हो, बहुत आसान है। देखिए इसे हम इरेज करके इसका आंसर ढूंढते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखिए सी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। तो आगे क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए इसे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कहता है कि विद्युत क्षेत्र E बराबर E0 I द्वारा प्रदर्शित करता है, जहाँ E जो है नियतांक है, और चित्र में छायांकित क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। स्टूडेंट्स तो ये इसका छायांकित क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स का बात करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना। इसे हम डिस्कशन कर देंगे, इसे हम जो आपका घेर देते हैं, जो भी क्वेश्चन घेरा हुआ है स्टूडेंट्स, जो बड़ा क्वेश्चन है तो उसको हम सोल्व कर देंगे यहाँ पे, है ना। वो आपको टेंशन नहीं लेना है, तो सोल्व कर देंगे, टोटल का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, है ना। अगले वीडियो जो भी रहेगा उसमें आपको सोल्यूशन दे देंगे इसका। देखिए 28 क्या कहता है, यदि किसी बंद तल पर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस हो, तो तल के अंदर था तल पर विद्युत क्षेत्र शून्य है। तो हाँ देखिए, अगर ई डॉट डी एस का मान 0 होगा स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि डी फाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0, है ना। तो यानी फाई बराबर 0, फाई बराबर 0 का मतलब होता है कि किसी सरफेस में जितना फ्लक्स आता है उतना ही फ्लक्स निकलता है। तो यहाँ पे देखिए तल के अंदर प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या में तल से बाहर निकलने वाली संख्या के बराबर होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। स्टूडेंट्स ये हमारा सेकेंड वीडियो है, तो इसके बाद थर्ड वीडियो में जो भी क्वेश्चंस को हम घेरा मारे हैं उस सारा क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देने वाले हैं, है ना। सारा क्वेश्चंस हम डिस्कशन कर देंगे थर्ड पार्ट में। ये आपका सेकेंड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में हम टोटल्स क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, सारा क्वेश्चन आप थर्ड पार्ट में देख सकते हो। देखिए 29 में क्या है कि किसी गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम है, तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा। फार्मूला देखिए होता है फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो चूँकि क्यू का मान दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए हम लोग यहाँ करते क्या है कि 4 पाई से मल्टीप्लाई करके 4 पाई से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये जो हमारा पार्ट है ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और है ना, नीचे वाला पार्ट हो गया इतना, और ऊपर में हो जाएगा Q इंटू 4 पाई बच जाएगा, है ना। तो देखिए इसे हम क्या करते हैं, ये देखिए इसे समझिएगा। इसके अगले पार्ट में जाते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान देखिए यहीं पर हम कर लेते हैं स्टूडेंट, थोड़ा समझ आइए। देखिए यहाँ से हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पे इसको समझिए इसको। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9, है ना, और गुना क्यू का मान है 10 माइक्रो कूलम यहाँ पे, तो 10 गुना 10 के पावर -6 हो जाएगा, और गुना 4 पाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए पहले का सोल्यूशन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बराबर, है ना, ये आपका फाई का वैल्यू निकलने जा रहा है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा आपका 9 चौके 36 पाई, है ना। देखिए यहाँ पावर 1 है, तो 10 के 9 1 10 हो जाएगा, 10 में 6 हो जाएगा 4, 10 के पावर 4 हो जाएगा आंसर। 36 पाई गुना 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, देखिए ये ए आंसर हो जाएगा इसका। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
स्टूडेंट्स ये आपका 80 नंबर क्वेश्चन है। तो 80 क्वेश्चन क्या कहता है, 10 मीटर क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम को 20 वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि फ्रेम का तल विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाता है। तो स्टूडेंट देखिए, फ्रेम का जैसे मान लो कि आपका ये आपका मान लो विद्युत क्षेत्र है ना, और यहाँ पर कोई फ्रेम का तल है, तो फ्रेम का तल जो है आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाता है ना। मान लो कि देखिए विद्युत क्षेत्र आपका ये आपका फ्रेम का तल है ना, तो अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा से आपका 30 डिग्री कोण बनाता है, तो अगर हम बात करेंगे इसका एंगल का, तो इसका एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो अगर देखिए, तो यहाँ पे हम अगर बात करेंगे फ्रेम विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर ES cos थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा ई का मान देखिए दिया हुआ है 20 गुना एस का मान है 10 और कॉस थीटा का मान है 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे कॉस 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 200 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2, कट जाएगा, यानी आंसर आएगा 100 वोल्ट पर मीटर। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, है ना। अब देखिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल रहेगा ना, तो चूँकि 90 डिग्री पे आपका होता है, तो यहाँ पे आप क्या करना है कि 30 जो है उसमें माइनस कर देना है, तो 60 एंगल बचेगा। स्टूडेंट्स 81 क्वेश्चन हमें आते हैं। किसी दिए गए पृष्ठ के लिए गॉस का नियम इस प्रकार लिखा गया है कि इतना बराबर 0 है, तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष होता है कि पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स शून्य है ना, चूँकि E.dA का मान होता है d फाई बराबर 0, यानी फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। अब चलिए स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं 82 में। R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q कूलम का आवेश रखा है। यदि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, आवेश का मान आधा कर दिया, तो गोले के पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा। देखिए सुन, गोले का फ्लक्स जो है फार्मूला होता है फाई बराबर Q/ε0। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए त्रिज्या पे डिपेंड नहीं करता, ये चार्ज पे डिपेंड करता है। तो चार्ज का मान अगर आधा करेंगे तो ये देखिए Q/2ε0 हो जाएगा, नया फ्लक्स का बात करेंगे तो, है ना। तो यानी आंसर हमारा हो जाएगा Q/2ε0, सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। चूँकि यहाँ पे त्रिज्या पे डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स चार्ज पे डिपेंड करता है। तो चार्ज को देखिए हम आधा कर देंगे, यानी Q/2 करेंगे, तो Q/2 ये हो जाएगा आपका Q/2ε0। एक बंद पृष्ठ के भीतर N विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा। देखिए बंद पृष्ठ के भीतर N विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो उसके अंदर एक द्विध्रुव के कारण आपका जो है 0 हो जाएगा विद्युत फ्लक्स, है ना। बिकॉज जो माइनस प्लस दोनों चार्ज है, दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि जो फ्लक्स होता है गॉस का नियम अगर अप्लाई करते हैं तो अंदर का टोटल आवेश चाहिए वहाँ पे, है ना। क्यू इन होता है, क्यू इंटरनल जो भी चार्ज होता है। तो अगर हम एक द्विध्रुव का बात करेंगे तो एक द्विध्रुव के लिए इंटरनल 0 हो जाएगा, है ना चार्ज, तो एक के लिए 0 होगा तो n के लिए भी 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 0। अब देखिए 84 क्या कहता है 84, अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अनंत विस्तार के विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होता है स्टूडेंट σ/2ε0, हम पढ़े हैं, फार्मूला है। अब देखिएगा R त्रिज्या के चालक गोले को Q आवेश दिया गया है, ये 85 है। तो गोले के केंद्र पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र है। R त्रिज्या का गोला है, देखिए इसको समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मान लो कि ये आपका R त्रिज्या का एक गोला है, तो देखिए गोला का जो विद्युत क्षेत्र है गोला के अंदर 0 होता है, लेकिन विद्युत विभव का मान जो है गोला के अंदर किसी भी बिंदु पर जो है विद्युत विभव का मान समान होता है ना। हर बिंदु पर विद्युत विभव जो है कांस्टेंट होता है, फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। तो यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तो 0 होगा, लेकिन आपका विभव का मान हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। तो देखिए क्या कहता था क्वेश्चन, थोड़ा सा फिर से देखते हैं इसे। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है ना। तो विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र, देखिए विद्युत विभव तो आपका हो गया 1/4πε0 × R Q/R, और विद्युत क्षेत्र हो गया 0, तो आपका आंसर भी होगा। देखिए विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता होता है आपका dV/dR होता है ना। dV/dt नहीं, dV/dL भी हो सकता है, बट dR ज़्यादा बेटर है, तो यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित किया जाता है, तो किसका वेग अधिक होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका देखिए हम डिस्कस किए थे, हम मेरा यूट्यूब पे इस क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया हुआ है, थोड़ा सा हिंट देते हैं। फार्मूला होता है QV बराबर ½ mv², है ना। देखिए ये आपका भी जो है आपका विभवांतर है, ये आपका भी जो है वेग है। तो देखिए यहाँ से अगर हम v² का बात करते हैं वेग बराबर, तो हो जाएगा 2qv/r²,
एम हो जाएगा, है ना। इसलिए भी बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स √2 QV/m। स्टूडेंट्स यानी यहाँ पे जो है देखिए भी आपका विभवांतर है तो समान विभव, भी विभव है तो समान विभव है ना। और क्यू देखिए चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है ना। तो यानी यहाँ पर जो आपका भी है प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/√m का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब कि आपका जो वेलोसिटी है देखिए यहाँ पे भी जो है कैपिटल भी जो है विभवांतर है। देखिए स्टूडेंट्स ये क्यू भी बराबर फार्मूला जो होता है क्यू भी बराबर ½ mv²। तो इसमें आपका जो है कैपिटल भी विभव होता है विभवांतर और भी जो है वेग होता है। तो यहाँ से v² निकालेंगे यहाँ से तो v² बराबर हो जाएगा 2QV/m। यहाँ से v बराबर हो जाएगा √2QV/m। देखिए यहाँ पे तो चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। और देखिए विभव तो दोनों का सेम दिया हुआ ही है तो यानी हमारा भी जो है डिपेंड करेगा 1/√m पर। मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स उसका वेग कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका वेग ज़्यादा होगा। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बात कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का -31 kg होता है और प्रोटॉन का होता है -27 kg, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 × 10⁻31 kg, प्रोटॉन का होता है 1.67 10 के ऊपर -27 kg। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास कम होने से इसका वेग जो है बढ़ जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग 88 क्वेश्चन पे। कहता है कि दो बिंदुओं के बीच 3 आवेश को ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स विभवांतर के लिए फार्मूला होता है W बराबर, है ना, विभवांतर भी होता है भी बराबर होता है W/Q, है ना। तो W 12 है और Q आपका 3 है तो आपका 4 वोल्ट आंसर आएगा, है ना। 4 × 3 = 12, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखिए 4 वोल्ट आंसर आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये हो जाएगा 4 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक है ना। आधुनिक मात्रक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब देखिए 90 क्वेश्चन स्टूडेंट्स थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है तो इसे हम सोल्व करेंगे। जो भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन 4-5 जो भी 10 क्वेश्चन बचेगा तो उसको हम लोग 3rd लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, है ना।